हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, पिछली वीडियो में आप सभी का बहुत प्यार मिला और जिससे मेरे को भी अपने यूट्यूब चैनल पे काम करने के लिए एनकरेजमेंट मिला। सो पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए, लाइक भी हुए। सो मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ अच्छे से। पिछली वीडियो मेरी थोड़ी लंबी ज़रूर है गाइस, बट वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप लोगों को डेफिनेटली बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें कि भाई हाँ, मैं कब कब क्या क्या व्लॉग डालूंगा और कैसे आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें एक वीज़ा प्रोसेस में होती है कनाडा के लिए। उस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ स्किप मत करना और उसको एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है हाउ वी कैन राइट ए SOP। SOP मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मीन्स आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को जो एक फील्ड में पूरा परफेक्ट है, उसको अपनी पूरी बायोग्राफी मैक्सिमम 2 पेज में 1200 से 1300 वर्ड में अच्छे से पॉजिटिव लैंग्वेज में प्रिसाइज पूरी परफेक्ट लिख के देनी है, जिसमें कोई फैंसी चीज़ यूज़ नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करना। जो जेन्युइन है वो चीज़ें आपको उसको डिस्क्राइब करके देनी है 2 पेज में अपनी पूरी बायोग्राफी। गाइज, और SOP किसी भी वीज़ा की एक बैकबोन होती है। इसको पूरे ध्यान से लिखना है आप। और एक चीज़ और सच है कि भाई इंसान अपने आप को खुद से ही अच्छा लिख सकता है। कोई सेकंड पर्सन उस ज़्यादा नहीं जानता जितना आप खुद के बारे में अपना अच्छे से लिख सकते हो। तो मैं ये एडवाइस करूँगा, प्लीज़ कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत करना, कहीं से पैराफ्रेजिंग मत करना, कोई AI टूल मत यूज़ करना, किसी का भी ड्राफ्ट मत यूज़ करना। क्योंकि वीज़ा कमिश्नर को SOP की स्टार्टिंग से ही पता लग जाता है कि भाई बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। वो परफेक्ट होता है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि कोई भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो हर रोज पता नहीं कितनी SOP पढ़ता होगा, वो परफेक्ट होगा। प्लीज़ कॉपी पेस्ट से बचना। कंटेंट राइटर बोलते हैं मैं इतने में लिख दूंगा। मेरे को बहुत सारे कंटेंट राइटर थे जो 6,000 7,000 2,500 में भी दिल्ली में बैठे हैं, जो बहुत सारे जो बोलते हैं मैं लिख दूंगा। नहीं भाई, मैंने उनके 5 से 6 ड्राफ्ट पढ़े हैं। मोस्टली ना लाइनें मिल जाती है, 5 से 6 लाइनें जो एक दूसरे से कॉपी मैच होती है, वो पैराफ्रेज करके दी होती है आपको। मेरी रिसर्च ये बोलती है कि अगर वीजा कमिश्नर को थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं लाइनें दूसरे से मैच हो रही है और उनको लगा कि ना गड़बड़ है, आपका वीजा रिजेक्शन है। और दो ही रीज़न होते हैं, हमें लगता आप कनाडा छोड़ोगे, या फिर हमें आपकी प्रीवियस स्टडी से आपकी अगली स्टडी मैच होती नहीं दिख रही, हमें आपका कोई फ्यूचर गोल नहीं लग रहा। प्लीज़ कोर्स, कॉलेज और SOP तीनों चीज़ अपनी पूरी रिसर्च करके, अपनी प्रीवियस स्टडी से, आपके फ्यूचर प्लान से मैच करके आपको लेनी है और ये ही बात आपको SOP में लिखनी है। SOP की शुरुआत जब मैंने की थी, जब मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि मेरे को SOP खुद से लिखनी है, तो मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट था मेरा इंट्रोडक्शन, या फिर आप बोल सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये सबसे टफ पार्ट लगा मेरे को, और लोग भी अपने यूट्यूब पे भी बोलते हैं, बट मेरे को भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही लगा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे मैं स्टार्ट करूँ, क्या फैंसी लाइन यूज़ करूँ, क्या चीज़ मैं लिखूँ जिससे वीज़ा कमिश्नर को अच्छा लगे। वो बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। यस, इट इज़ ट्रू। बट गाइज, वो इंप्रेशन ऐसा ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ, वो लास्ट तक भी चले। ऐसा ना हो फर्स्ट लाइन तो आपने बहुत अच्छे से कहीं से भी कॉपी पेस्ट मारी या कोई आइडिया लगा दी, लास्ट में कुछ है ही नहीं उसमें। नहीं, अच्छे से सिंपल से लिखना है। अगर आपका दिमाग माइंड सेट है तो आप लिख दोगे। मैंने कैसे शुरुआत की थी, मैंने लिखा था आई एम सूरज प्रकाश। उसके बाद मैंने अपने एड्रेस, अपनी एकेडमिक सर्टिफिकेट, मैंने कब 10th की, कब 12th की, कब डिप्लोमा किया, कब ग्रेजुएशन की, किस बोर्ड से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, कितने परसेंट पे किया, कितने CGPA से किया, ये सारा अच्छे से लिख के बोल दिया था, लिख दिया था मैंने वीजा कमिश्नर को। उसके बाद गाइज, आप लोगों को भी अपनी पर्सनल डिटेल बहुत अच्छे से सिंपल से अपनी एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। ठीक है गाइज। उसके बाद आप लोगों को अपनी थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि पेरेंट्स का फाइनेंशियली और इमोशनली हेल्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, जो वीजा कमिश्नर भी चाहता है कि भाई हाँ, इसकी फैमिली में कौन है, ताकि ये कल को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहे और इमोशनली भी, क्योंकि आप दूसरी कंट्री में आ रहे हो। ओके। मैंने अपने पापा के बारे में बताया था, उनके प्रोफेशन के बारे में बताया था। और मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी के मम्मी पापा में से कोई एक्सपायर हो रखा हो, प्लीज़ उनका डेथ सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने अपनी मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया था, वो एक्सपायर हो गए थे मेरे आने से पहले। वो आपको PR में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई आगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो। मैंने ये अपनी फैमिली बैकग्राउंड को भी आप मेंशन कर दिया था। आप लोगों को भी ऐसे ही अच्छे से करना है, क्योंकि आप लोगों को खुद पता है क्या आप हो, क्या आपकी फैमिली है, क्या आपकी बैकग्राउंड है। सब चीज़ आप अच्छे से लिख सकते हो, उसमें कुछ भी अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद गाइस बात आती है आपकी एजुकेशन की, आपकी प्रीवियस एकेडमिक सर्टिफिकेशन की। सो वो सारी चीज़ें आपने जब लिख के, अब आपने जो प्रीवियस एकेडमिक सर्टिफिकेशन है वो आपको ऐड करने हैं, रिलेट करने हैं अपनी फ्यूचर वाले एकेडमिक सर्टिफिकेट के साथ। और इससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस। जैसे हम अपने इंडिया से स्टडी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद जॉब करते हैं, कोई कुछ करता है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग में जॉब की थी, सो मेरे को एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मैंने लिख दिया था सर मैंने ये काम किया, ये जॉब किया और मेरे फील्ड से रिलेटेड है। सो मेरा मेरा वे बिल्कुल क्लियर था। सो आप लोगों का भी अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड है, आप इजीली एक्सप्लेन कर दोगे। फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वाई दिस कोर्स, आपने ये प्रोग्राम क्यों किया था और आपने ये जॉब क्यों किया है। ये तो मिसमैच हो रही है बट आपको वो मैच करनी है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मजबूरी होती है। सो वो आपको मैच करनी है, आपको रिलेट करनी है कि भाई क्या रीज़न था, क्या पर्टिकुलर रीज़न था, वो आप खुद से दोगे जो आपका सॉलिड रीज़न था। और कोई फेक डॉक्यूमेंट यूज़ मत करना प्लीज़, मैं बार बार बोलता हूँ, IRCC बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है। किसी के भी बातों में आके कोई भी फेक डॉक्यूमेंट यूज़ मत करना। कल को आपको PR लेते टाइम आपको ही सब चीज़ें हैंडल करनी है, कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा। ओके गाइज, फिर उसके बाद बात आती है आपके फ्यूचर, ये एक पर्टिकुलर कोर्स क्यों। मेरा पर्टिकुलर कोर्स इसलिए था क्योंकि मेरी प्रीवियस स्टडी सिविल इंजीनियरिंग से थी। सो मैंने बोल दिया था सर मेरी आई हैव डन माई सिविल इंजीनियरिंग, सो नाउ आई वांट टू डू माई एडवांस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सो मेरा मैच हो रहा था और ये प्रोग्राम मेरी स्टडी से मैच है और मैं अच्छे से इसको और डीप नॉलेज में फ़ॉरेन की सिविल को समझना चाहता हूँ। सो आप लोगों को भी पिछली स्टडी से अगली स्टडी को मैच करना है और अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना है। इसलिए प्रीवियस स्टडी और फ्यूचर स्टडी का एक रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी SOP फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एक दूसरे से रिलेट होकर चलेगी, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद बात आती है वाई दिस पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा कनाडा आप ये स्पेशल पर्टिकुलर क्यों ले रहे हो। मैंने रीज़न अपने बारे में दिया था, सर आफ्टर दिस कॉलेज आई कैन परस्यू माई हायर स्टडी इन यूनिवर्सिटी। जो जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पर यूनिवर्सिटी है पब्लिक। सो उसमें मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी हायर स्टडी कर सकता हूँ और मेरे लिए ईजी होगा। और ये सच भी है, कनाडा में क्या होता है अगर किसी सिटी में यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे कॉलेज है तो उसमें दोनों में अगर कोई प्रोग्राम सेम है तो यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज वाले बोलते हैं स्टूडेंट को आप ये कोर्स ले सकते हो एक्स्ट्रा इलेक्टिव, ताकि आपको यूनिवर्सिटी में हेल्पफुल रहे। हमारे पास भी मेल आते हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर आपको हायर स्टडी करनी है ये कोर्स चूज़ कर लो, एक आधा एक्स्ट्रा इलेक्टिव होता है, आपको हायर स्टडी यूनिवर्सिटी में कम पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे कोर्स टू कोर्स चलता है। सो मेरे लिए ईजी था, आप लोगों के लिए भी ईजी होगा ये अगर आपका आपका गोल सेट है, आपको पता होगा कि क्यों ये कोर्स कॉलेज चूज़ किया और ये पर्टिकुलर सिटी क्यों चूज़ किया। सो ये भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। उसके बाद गाइस जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो कि भाई हाँ ये आपका ये सारी चीज़ें डन हो चुकी है, उसके बाद बात आती है हाउ वी कैन राइट ए गुड SOP। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसर्च की थी, प्लान की थी। आप लोग भी अच्छे से रिसर्च करना, प्लान करना, ताकि आप ड्राफ्ट्स तैयार कर सको। ड्राफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा ड्राफ्ट्स लिखोगे उतने ही इम्प्रूवमेंट आएगी। आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितने ड्राफ्ट लिखते चले जाओगे, आपने एक लिखा, दो लिखा, तीन लिखा, 10वें ड्राफ्ट में ना डेफिनेटली पहले से बहुत इंप्रूवमेंट होगी। अब मैंने 12-13 ड्राफ्ट तैयार कर लिए थे, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ख़त्म, डन। उसके बाद बात आती है करे कि आप ड्राफ्ट तो लिख लिया, 15 थोड़ा ना सबमिट कराने हैं। सो उन 15 में से आपको लेना तो एक ही है। सो क्या करना है, आपको रिव्यू कराने हैं। रिव्यू किसी से बाहर के बंदे से मत कराना, पैसे देकर तो बिल्कुल भी मत कराना। इससे अच्छा तो आप खुद ही रिव्यू कर लेना, रिसर्च करके, गूगल करके खुद से। मैंने रिव्यू कराया था अपने प्रोफेसर से। आप लोग भी अपने प्रीवियस स्टडी के प्रोफेसर्स को से कांटेक्ट करना कि सर मेरे को ये SOP लिख रहा हूँ, प्लीज़ क्या आप इस पे अपने थोड़ा देखोगे भाई कैसे इसमें मैं गलतियाँ कर रखी हैं, और वो अच्छे से उसको डिस्क्राइब करेगा। मेरे प्रोफेसर्स ने मेरी बहुत हेल्प की थी, उन्होंने मेरी सारी टेक्निकल मिस्टेक निकाल के उनको दे दी थी। फाइनली मैंने एक टेक्निकली एरर फ्री ड्राफ्ट 3 तैयार कर लिए थे। ओके, अब बात आती है नॉन टेक्निकल मीन्स ग्रामेटिकल एरर और सेंटेंस फॉर्मेशन की। सो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि भाई आप किसी भी जो इंग्लिश में स्पेशलिस्ट हो उसकी हेल्प लो, आपका टीचर हो, आपका कोई कज़न हो, आपका भाई बहन हो, आपका कोई नियर एंड डियर हो, फ्रेंड हो जो इंग्लिश में परफेक्ट हो। मैंने मेरे भाई बहन की हेल्प ली थी। मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई बहन डायरेक्ट इंडिया से PR आए थे, उनका बैंड स्कोर बहुत अच्छा था। सो इंग्लिश परफेक्ट थी उनकी, सो मैंने उनकी हेल्प ली। हम तीनों भाई बहनों ने मिलकर मेरे ड्राफ्ट्स पे काम किया और फाइनली हमने एक ड्राफ्ट बहुत अच्छे से
जो टेक्निकली और नॉन टेक्निकली दोनों एरर फ्री थे, तैयार कर लिया, डन। जो मैंने मीन्स मेरी पूरी मेरी जर्नी, मेरी पूरी बायोग्राफी एक 2 पेज में बन के तैयार हो गई थी अच्छे से। मैं सेटिस्फाइड था उससे। उसके बाद बात आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन पहले आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। कंक्लूजन लास्ट में लिखना है। कंक्लूजन लिखने के लिए आपको सिर्फ 4 से 5 लाइनें लिखनी है, क्योंकि वीज़ा कमिश्नर आपकी सारी पिछली स्टोरी पढ़ चुका है, वो उसको सारा पता लग लिया आपने क्या गोल था, क्या चीज़ किया है। सो कंक्लूजन को अच्छे से 3 से 4 लाइनों में डन कर देना। उसके बाद उसको अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन करके वर्ड फाइल में अच्छे से लिख के उसको आपको सबमिट करना है। लास्ट में PDF बना लेना है उसको, वो आप लोगों को पता ही लग जाएगा कैसे उसको सबमिट करते हैं। सो गाइज, ये था कि आप एक अच्छी SOP कैसे लिख सकते हो। मेरी वीडियो में कोई कमी हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ उस पर भी कमेंट करना, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो डाल सकूँ और स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे को कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज, जय श्री राम।